हाय एवरीवन, वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ ब्रीथिंग। इसमें जैसा कि हमने पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये सीरीज़ में हम इस तरह से डिज़ाइन करी हुई है कि आपको घर पे जाके पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ ये सीरीज़ देखनी है और जो जो हम करा रहे हैं आपको वो करना है। आपका बायो में 360 आउट ऑफ 340 350 तो खुद ही आ जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम पढ़ने में कम फोकस करेंगे, हमने जो पढ़ चुका है एक्चुअली रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा। तो रिवाइज करना बहुत सिंपल होगा, रफ में हम लिखते जाएंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ और हम वैसे ही रिवाइज कर लेंगे। हमने पिछला लेक्चर कहाँ तक पढ़ लिया था? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स तक पढ़ लिया था। हम उसके आगे पढ़ेंगे, पहले पिछला रिवाइज करेंगे, फिर उसके आगे बढ़ेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे थ्योरेटिकली, फिर इसके क्वेश्चंस लगेंगे। क्वेश्चंस लगाने के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मस्त टूल लेकर आया हूँ। अभी आप देखोगे तो प्लीज़ आगे बढ़ना, ये वीडियो पूरी देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रिकैप कर लेते हैं। देखो, ब्रीथिंग का जो हमारा चैप्टर था वो स्टार्ट हुआ था एक साइंटिस्ट से जिसका नाम था क्रॉफ्टी कुछ था, राइट? अल्फोंसो कॉटी था। उसने पहले इनिशियली वर्क करा था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स के, फिर लेटर आ गया था ऑडिटरी सिस्टम ऑफ मैमल्स पे। मैमल्स में हम आते हैं। अब 1851 में इसने एक पेपर पब्लिश करा था। उस पेपर में इसने क्या लिखा था कि देयर इज अ स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ कॉकलिया, जिस पे हेयर सेल्स होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो साउंड वाइब्रेशंस को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करने के लिए, जिसको बाद में नाम दे दिया गया ऑर्गन ऑफ कॉटाई। ठीक है, इतना पढ़ लिया था हमने। अब आगे देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग दो चीज़ पे डिपेंड करता है, पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पे और दूसरा उसके हैबिटेट पे। ठीक है भाई। अब कौन कौन से अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, वो देखते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में कौन कौन से लोग आते हैं? एनिमल किंगडम में अगर आपको याद होगा हम पढ़ेंगे, जैसे पॉरीफेरा, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, अर्थवर्म, इंसेक्ट्स, ऐसे लोग। ठीक है। अब लोअर इन्वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? निडेरियंस, पॉरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, ये सब यूज करते हैं सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन। फिर इसके बाद क्या होता है? अर्थवर्म और इंसेक्ट्स। अर्थवर्म मोइस्ट क्यूटिकल, सबको पता है, जो जाहिर है। इंसेक्ट्स क्या होता है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स कॉल्ड ट्रैकेल ट्यूब्स, वो यूज करते हैं। फिर एक्वेटिक ऑर्थोपॉड और मोलस्का यूज करते हैं वेस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स, जिसको हम ब्रेंकियल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। दूसरा, इन्हीं की टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स यूज करते हैं लंग्स, जिसको हम वेस्कुलर बैक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। वो उस रेस्पिरेशन को हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स की बात होगी। अब वर्टिब्रेट्स कैसे, कहाँ से स्टार्ट होता है? फिशेस से, एम्फीबियन से, रेप्टाइल से, बर्ड से और मैमल से। तो जो फिशेस होती हैं वो तो गिल्स यूज़ करती है, और जो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब यूज़ करते हैं लंग्स। और फ्रॉग्स, जो कि एक एम्फीबियन है, वो यूज़ करता है मॉइस्ट स्किन, जिसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ये हमने पढ़ा था, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर एक हमारा सेक्शन आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। बहुत बड़ा पैराग्राफ है, वो पूरा पैराग्राफ इस पेज पे हमने डिस्क्राइब करा था पिछली बार भी, और इस बार भी हम पढ़ेंगे कैसे। तो भाई देखो, स्टार्ट कहाँ से होते हैं? नथुनों से। नथुने क्या होता है? एक्सटर्नल पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स। फिर एक ये नेसल चैम्बर हो जाता है, फिर नेसल चैम्बर हो जाता है, ये नेसल पाथ है, नेसल पैसेज जिसे कह सकते हैं। तो पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नेसल पैसेज, ये फिर आता है नेसल चैम्बर। नेसल चैम्बर खुलता है फेरिंग्स पे। फेरिंग्स क्या होता है? कॉमन एरिया फॉर फूड एंड विंड और एयर कह सकते हो। फिर आता है लैरिंग्स पे। अब लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स एनसीईआरटी कहती है लैरिंग्स इज नथिंग बट अ कार्टिलेजिनियस बॉक्स हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड, हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड साउंड बॉक्स। ठीक है भाई, लैरिंग्स हमने पढ़ लिया। फिर आता है इसके बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होती है? स्ट्रेट ट्यूब होती है जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे पे ऐसे एक ब्रांच बना लेती है, ऐसे रुको, ऐसे बना लेती है। ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री है, पूरे ट्रैक है, जिसके राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई और सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई में आ जाते हैं। फिर ये और ज़्यादा डिवाइड करते हुए छोटे छोटे हो जाते हैं,
इनिशियल ब्रोंकाई और टर्मिनल ब्रोंकाई, इतना समझ आ गया होगा आई होप। अब जो ये पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से यहाँ तक ब्रोंकियल्स तक, इसको हम कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट। ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट हो गया। फिर टर्मिनल ब्रोंकाई से आती है एल्वियोलाई बनती है। एल्वियोलाई क्या होती है? वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स। ये आप याद कर लेना, पता चले एनसीईआरटी वाले यहाँ से क्वेश्चंस बना दे एनडीए वाले, राइट। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है? एयर एक्सचेंज डिफ्यूजन होता है, जो मतलब ये प्राइमरी साइट होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, CO2 और वो। ये जो पार्ट होता है ना एल्वियोलाई वाला, इसे हम कहते हैं एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी पाथ। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कंडक्टिंग और एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी पाथ के फंक्शन, जो उसके क्या क्या काम है इनका। अब आता है लंग्स। लंग्स क्या होते हैं? इसके मैंने ना दो जगह अलग अलग दे रखा था लंग्स, मैंने एक ही जगह लिख के कंसोलिडेट कर दिया। पहला डबल लेयर होता है, डबल लेयर होता है, ठीक है, 2 लेयर होती है, उसके बीच में होता है प्लूरल फ्लूइड। उसका क्या होता है? वो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन दोनों सर्फेसिस पे। ठीक है, लोकेटेड इन थोरेसिक चैम्बर। ठीक है, डॉर्सली मतलब पीछे से वर्टिबल कॉलम होता है, आगे से स्टर्नम होता है, साइड से लेटरली रिब्स होती है और नीचे से डायफ्राम होता है। बिल्कुल समझ आ गया होगा आई होप। अब जो कंडक्टिविटी रीजन होता है ना, वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेयर एयर। अब देखो ये जो मेरे बाहर है ये सारी एटमॉस्फेयर एयर है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एटमॉस्फेयर एयर टू एल्वियोलाई इज द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट। ठीक है, और ये क्या सफाई कर देता है सारे फॉरेन पार्टिकल्स की, और ह्यूमिडिफाई करता है एयर टू ब्रिंग बैक टू बॉडी टेम्परेचर। आपको पता होगा जब जैसे बॉडी से जो मेरे एयर आती है वो गर्म होती है, बॉडी टेम्परेचर पे होती है, और जो बाहर की एयर तो रिलेटिवली ठंडी होती है, राइट। तो कंडक्टिंग पार्ट पहले तो एयर को अंदर ले जाता है, एयर को साफ करता है फॉरेन पार्टिकल से, जो यहाँ हमारे हेयर्स लगे हुए हैं ना, राइट, वो साफ करते हैं फिर, और उसको बॉडी टेम्परेचर पे लेके आते हैं। ये होता है कंडक्टिंग उसका पार्ट। अब आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कैसे है, देखो इंस्पिरेशन होता है और एक्सपिरेशन होता है, प्राइमरीली दो चीज़ होती है। अब इंस्पिरेशन क्या होता है? एटमॉस्फेयर एयर को मैं अंदर ले लूँ, इंस्पिरेशन, सिंपल और शार्प शब्दों में। एक्सपिरेशन क्या होता है? मेरे अंदर की एयर मैं बाहर छोड़ दूँ, एक्सपिरेशन होता है, सिंपल। और थोड़ा साइंटिफिक टर्म्स में देखो तो एक्सपिरेशन को क्या, एल्वियोलर लेयर इज रिलीज आउट। ठीक है, अब ये इन एंड आउट होता कैसे है? आपको पता है कोई भी प्रोसेस, कोई भी काम करने के लिए कुछ तो एनर्जी चाहिए होती है, कुछ तो फैक्टर्स चाहिए होते हैं। तो इन एंड आउट ऑफ एयर इज रेगुलेटेड बाय फॉर्मिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, लंग्स और एटमॉस्फेयर में प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, जिससे बाहर और अंदर जाती है हवा। ठीक है, समझ आ गया। अब मैं इंस्पिरेशन को बहुत छोटे में तोड़ता हूँ। कैसे? देखो इंस्पिरेशन है, मैं थोड़ा आपको प्रेशर ग्रेडियंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंस्पिरेशन है, राइट। अभी इंस्पिरेशन में क्या होता है? सांस मेरे को अंदर लेनी है, हमारा एंड गोल क्या है इंस्पिरेशन का, कि बाहर की हवा मेरे को अंदर लेनी है। ठीक है, तो एट दी एंड हमें लंग्स में वॉल्यूम ज़्यादा करना है, राइट। आपको पता है P इज प्रोपोर्शनल टू V। अगर मेरे को लंग्स में वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए तो मेरे को प्रेशर कम होना चाहिए, ये तो ऑब्वियस है, राइट। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर मेरे को वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए तो मेरे को प्रेशर कम चाहिए होगा। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, एयर अंदर चाहिए, लंग्स की वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो लंग्स में प्रेशर कम होगा। ये बिल्कुल साइंस है और केमिस्ट्री है, और ठीक है, और फिजिक्स में भी है। अब तो एनसीईआरटी यही कहती है कि देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स, नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स या एटमॉस्फेयर। तो इसके ये हमें हेल्प करता है इंस्पिरेशन में। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। एक्सपिरेशन क्या है? अब मेरे को छोड़नी है सांस, छोड़नी है सांस है, लंग्स की वॉल्यूम कम हो जाएगी। अब मेरे को लंग्स की वॉल्यूम, एयर बाहर चाहिए, लंग्स की वॉल्यूम कम चाहिए, तो ऑटोमेटिकली लंग्स में प्रेशर ज़्यादा होगा, राइट। और अब देखो ये तो मैंने आपको थोड़ा साइंस बता दिया पीछे का। अब जो इन एंड आउट होता है वो तो एक तो प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है, मैंने बता दिया डिफरेंस ऑफ प्रेशर कैसे होता है। अब कोई चीज़ सहायता भी तो करती है ना कि ये सारा प्रोसेस करने के लिए कौन से टूल्स है। टूल्स कौन से हैं? डायफ्राम और स्पेशलाइज सेट्स ऑफ मसल्स, एक्सटर्नल या इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। बिटवीन कहाँ पे होती है ये याद हो सकता है, बिटवीन रिब्स, विच हेल्प्स इन मेकिंग सच ग्रेडियंट्स। विच ग्रेडियंट्स? प्रेशर ग्रेडियंट्स। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था। देख रहे हो रिवाइजन आपको एकदम अब फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। हम हमेशा ऐसे करेंगे तो 6 महीने बाद जब हम बायोलॉजी ख़त्म करते रहेंगे ना, तो
तो आपका ऐसा हो जाएगा, कोई उठा के पूछे ना इसके बाद क्या आता है तो आप वो भी बता दो, वो ये मेरी गारंटी है। आपको क्या करना है, आपको बस मेरे को सपोर्ट करना है, हेल्प करना है। और मैंने एक बहुत अच्छा टूल भी आपके लिए बनाया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, नहीं तो अगली वीडियो में, जो आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर देगा, आपके कॉग्निटिव लोड, मतलब आप पहले जो होता है ना प्लानिंग भी आप खुद कर रहे हो, स्ट्रेटेजी आप खुद बना रहे हो और उसको देख भी रहे हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तो ये सारा चीज़ हमने टैग कर दिया। और अब आपको सिर्फ पढ़ना है जो आपका टैग बोल रहा है, सिंपल। आप प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाना। और आई वॉन्ट टू, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि मैं ये लाइव करना चाहता हूँ, बट द थिंग इज़ अभी कोई वॉचिंग नहीं आएगी तो खामा यू नो अच्छा नहीं लगेगा मेरे को भी सही से, और वो इंटरेक्शन भी नहीं होगा। तो एज सुन एज आई हिट 1000 सब्सक्राइबर ऑन दिस चैनल आई विल स्टार्ट लाइव क्लासेस। और मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ, ऐसा NCERT एनकोडिंग, या एक सीरीज़ का नाम भी बता देना कि ये कौन सी सीरीज़ होगी, हम उस नाम से इस सीरीज़ को बोलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये बात हो गई लंग्स की कि भाई इंस्पिरेशन की बात हो गई, एक्सप्रेशन की बात हो गई, हम आगे भी पढ़ेंगे। बट हमारे पास ना एक एबिलिटी है कि हम अपनी स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन को बढ़ा चढ़ा दे अपनी उससे। आपने देखा होगा बहुत सारे साइकिलिस्ट, बहुत सारे स्विमर्स, आप तो 1 मिनट सांस नहीं रोक सकते, वो 5-5 मिनट सांस रोक लेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी मसल्स को ट्रेन करा हुआ है। इसलिए हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और NCERT कहती है ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, ये तो दे रखा है। बट वो एक अलग तरीके से भी पूछ सकती है, वो पूछ सकती है कि व्हाट इज़ द एवरेज टाइम ऑफ वन ब्रेथ, तो ये आता है 3.25 से 5 सेकेंड। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कुछ नहीं है, डिपिक्शन है कि इन्होंने बोला था 1 मिनट में 12 से 16 टाइम्स टाइम, क्वेश्चन आराम से हो सकता है। और जैसे NTA का पेपर आ रहा है तो ये तो आ ही सकता है। अब द वॉल्यूम इन्वॉल्व इन इंस्पिरेशन और ब्रीदिंग, बेसिकली वो हम नाप सकते हैं स्पायरोमीटर से। स्पायरोमीटर, और ये क्लिनिकल पर्पस में भी हेल्प करता है। स्पायरोमीटर क्या होता है, आप नेट पे सर्च करके देख लेना, ट्यूबें होती है और उसमें बॉल्स होती है और आपको फूकना होता है। तो कौन सी बॉल उठेगी कितनी जल्दी आपकी फूक से, उससे आपके लंग्स कैपेसिटी के बारे में पता चल जाता है, लंग्स हेल्थ के बारे में पता चल जाता है, राइट। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब हमने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटी, देखो यहाँ से अगर ब्रीदिंग में क्वेश्चन आएगा तो 99.9% चांसेस है कि यहाँ से तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब ये चांस है। तो आपको ये क्वेश्चन अगर आपका अच्छा हो तो उसमें मतलब आपके नंबर बढ़ने की संख्या चांसेस बढ़ेंगे, तो इसको तो आपको आना चाहिए। अब देखो हमने पिछली बार भी पढ़ लिया था और इस बार मैं एक ऐसा डायग्राम लाया हूँ जिससे आप कभी भी नहीं भूलोगे। देखो पहले तो 4 वॉल्यूम है और 3 और 4 कैपेसिटी है, याद रखना। टाइडल वॉल्यूम क्या है, नॉर्मल सांस लेते हैं, अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, इसमें जो भी एयर की वॉल्यूम इन्वॉल्व होती है उसे हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। ये है 500 ml प्रति सेकंड, मतलब अगर मैं 12 पंजे 60, राइट, 6000 से 8000 पर मिनट ml, ठीक है, ये मेरी टाइडल वॉल्यूम है। अब आती है IRV, ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या है कि जैसे देखो नॉर्मल है, टाइडल वॉल्यूम होगी। अब मैं यहाँ से एडिशनल वॉल्यूम, एडिशनल किससे, टाइडल वॉल्यूम से, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय, अब मैंने देखो फोर्स करा है ना अपने आप को, फोर्सफुल इंस्पिरेशन इज कॉल्ड IRV, ठीक है। ये होता है 2500 से 3000 ml। अब ERV क्या होता है, सिंपल, जैसे टाइडल वॉल्यूम है मैंने छोड़ दी, अब मैं एक्स्ट्रा छोड़ रहा हूँ। अब ये क्या है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ये है मेरा ERV, ये भी हो गया। अब RV, आपने एक चीज़ देखी होगी, आप जब ट्यूब होती है, पंचर की ट्यूब, आप जब उसमें से हवा निकालते हो तो वो ऐसे पिचक जाती है, राइट। आपने सोचा है जब मैं अपने लंग्स में फोर्सफुली भी डाल रहा हूँ फिर भी मेरे लंग्स में हवा बची हुई है और मेरे लंग्स का ऐसे पापड़ नहीं बना है, ये किस लिए होता है, एक होती वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। आप कितना भी फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर लो, कितने भी फोर्स से आप अपने लंग्स को ऐसे नहीं पिचका सकते, बिकॉज देयर इज अ वॉल्यूम जो लंग्स में पड़ी ही रहेगी, ठीक है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब देखो
पहले तो ये आपको डेफिनेशन तो याद होती है और जब भी आप रिवाइज करते हो आपको लगता है याद ही होती है, पर हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। वो डायग्राम है ये, देखो ये टाइडल वॉल्यूम है मेरी, ठीक है। नॉर्मल इंस्पिरेशन में ये टाइडल वॉल्यूम जो अंदर बाहर हम कर रहा हूँ वो, अब जब मैंने ये नॉर्मल है, यहाँ से मैंने फोर्सफुली इंस्पायर करा, समझ रहे हो, यहाँ से मैंने ये इतना फोर्सफुली इंस्पायर करा, ये मेरी हो गई क्या, IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब मैंने यहाँ से फोर्सफुली एक्सपायर करा, ये मेरी हो गई एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है, वॉल्यूम ऑफ पर्सन विच टोटल वो अपने क्या बोलते हैं लंग्स में रख सकता है फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद। अब मैंने जब फोर्सफुल एक्सपायर कर दिया, देखो क्या कह रहा है, सॉरी नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद वैल्यू ऑफ अ पर्सन, वॉल्यूम अ पर्सन के ऑफ एयर इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। देखो मैं आपको, यहाँ मैंने नॉर्मली एक्सपायर कर दिया, ठीक है, यहाँ मैंने नॉर्मली एक्सपायर कर दिया। अब मैं कितनी वॉल्यूम और ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ मैं, क्या बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम ऑन IRV। क्या होती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम ऑफ IRV, ठीक है। अब देखो EC क्या है, ये नॉर्मल है, ERV ये रहा, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे EC नहीं लिखा हुआ ना, तो मैं यहाँ से समझा देता हूँ। देखो मैं वहाँ पे मार्क कर दूंगा, वैल्यू वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, ठीक है। नॉर्मल इंस्पिरेशन ले लिया मैंने, अब यहाँ से मैं कितनी एक्सपायर कर दूंगा, ये क्या है, ये ERV प्लस TV, ये हो गई मेरी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो गई मेरी IRV प्लस TV। ये सारी चीज़ें आई होप आपको सॉर्ट हो गई होगी। अब आता है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। देखो नॉर्मली मैंने एक्सपायर कर दिया, तो पूरे लंग्स में कितनी हवा बचेगी, ये देखो नॉर्मली मैंने यहाँ से इंस्पायर कर दिया, अब एक तो ERV बच गई और एक RV बच गई। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है मेरी, कैपेसिटी क्या है, ERV प्लस RV। आई होप ये सब सॉर्टेड है। अब आता है टोटल लंग कैपेसिटी। देखो वाइटल कैपेसिटी वही है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, एकदम फोर्सफुल कर दिया। अब यहाँ से ये जो है मैक्सिमम है, ये मेरी, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, इसे कहते हैं हम टोटल लंग कैपेसिटी। या इसके उल्टा, जब मैंने नॉर्मली फोर्सफुली इंस्पायर कर दिया उसके बाद मैं कितनी छोड़ सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता चलेगा टोटल लंग कैपेसिटी को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। या तो टोटल लंग कैपेसिटी को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम लिख सकता हूँ। देखो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम लिख सकता हूँ, या IRV प्लस TV प्लस FRC लिख सकता हूँ, IRV प्लस TV प्लस FRC लिख सकता हूँ। आई होप अगर आप ये डायग्राम एक दो बार और रिवाइज करोगे और ये वाली वीडियो देखोगे तो आपको ऐसा हो जाएगा, हम रोज करेंगे, मतलब हर आने वाले सेशन में जब हम प्रीवियस रिवाइज करेंगे तो ये चौथे या पाँचवें सेक्शन तक ये आपकी ऐसी हो जाएगी कि आपको सुनते ही कोई बोलेगा ना FRC क्या होता है, आप बोलोगे अच्छा FRC ERV प्लस RV होता है। कोई बोलेगा TLC क्या होता है, TLC टोटल लंग कैपेसिटी मतलब IRV प्लस TV प्लस FRC। कोई पूछेगा वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, अच्छा वाइटल कैपेसिटी IC प्लस ERV। समझ रहे हो, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते, आज से मतलब अभी हमने 20 मिनट पिछली क्लास रिवाइज करी थी, अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो NCERT क्या कहती है, ये कुछ क्वेश्चंस है, NCERT का पैराग्राफ है, ये मैंने ऐसे बनाया ताकि आपका एक्टिव रिकॉल स्टार्ट हो और आप थोड़ा समझ डालो, सोच लगाओ। देखो प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होती है, एल्वियोलाई। एक्सचेंज अकर बिटवीन कौन सी चीज़ों में एक्सचेंज होता है, ब्लड एंड टिश्यू, इसी में होता है। आई होप इसमें तो कोई नहीं है। एंड
एक्सचेंज किससे होता है? सिंपल डिफ्यूजन से। बाय बाय किससे? देखो दोबारा पढ़ता हूँ, देख रहे हो ये मैं भी भूल गया। प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वियोलाई, एक्सचेंज अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, CO2 and O2 are exchanged by simple diffusion, मेनली बेस्ड ऑन किस क्या होता है प्राइमरी फैक्टर जिससे होता है? प्रेशर ग्रेडियंट। और यहां पे अगर आप एक और चीज हेल्प करो, टूल क्या है? टूल है इंटरकोस्टल मसल्स, इसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हो जाएगा और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हो जाएगा और डायफ्राम। देख रहे हो ऐसे पढ़ते हैं। हमें सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन नहीं करना, जो एनसीईआरटी में इज आर ऑफ ये सब है ये सब हटाना है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो पकड़नी है। उनके ऐसे ऐसे रफ नोट्स नहीं है, ये ऐसे ही नोट्स बनते हैं। आप सजा सजा के लिखोगे उससे कोई सेंस नहीं है, ऐसे ही आएगा पेपर में और आप ऐसे ही एक्टिव रिकॉल करोगे, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को पता ही होगा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पर मैं एक और आपको बताता हूँ। देखो लाल ले लेते हैं, गैस ए है, गैस बी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गैस ए मैंने मान ली O2 है, गैस बी मैंने मान ली CO2 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मेरे को O2 का प्रेशर निकालना होगा, सिर्फ प्रेशर, तो मैं लिख सकता हूँ PO2, ठीक है। अलग अलग गैस है, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल, ठीक है। और ऐसे इंडिविजुअल गैस भी है PCO2, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मैं एक कंटेनर में गैस डाल दूं, गैस भी डाल दूं, तो ये क्या गैस भी हो जाएगा एक ऐसे कंटेनर में, ठीक है। दो गैस है, ठीक है। अब देखो गैस से बी, एक कंटेनर में जो दो गैस है उसकी बात करते हैं। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ ए इन गैस से बी, ठीक है। इंडिविजुअल तो मैंने लिख दिया PA PO2। अब उस मिक्सचर में वो एक पर्टिकुलर गैस का जो प्रेशर होता है उसको हम लिखते हैं स्मॉल v A या PCO2, जिसे कहते हैं प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्या होता है पार्शियल प्रेशर? प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। तो P इज इक्वल्स टू PO2 PV, और इस सब को हम क्या कहते हैं? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं आपको ये हटा देता हूँ पहले, भाई ये क्या हुआ, ये हटा दो। अरे यार ये तो दिक्कत हो गई। ये तो दिक्कत हो गई मोड़ा, कैसे करें कैसे करें कैसे करें। तो देखो रुको एक सेकंड रुको। अब तो तुमने देख लिया वैसे, बट एक सेकंड रुको, इंटरेस्टिंग बनाते हैं, चीज़ें इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। रुक जाओ एक सेकंड ना। देखो तुम्हें इतना तो पता है कि प्रेशर ग्रेडियंट की बात हो रही है, तो प्रेशर ग्रेडियंट में मतलब दो चीज़ अलग अलग होगी, अगर एक ज़्यादा एक तो कम है, तो यहाँ पे हम यही प्रेडिक्ट करेंगे कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी, फिर मैं मिटा दूंगा, फिर चेक करेंगे, ठीक है। देखो एटमॉस्फेरिक O2 में, एटमॉस्फेरिक O2 में ज़्यादा है, मोर पतला कर ले भाई इसे थोड़ा सा। अगर एक चीज़ ज़्यादा है तो ये लेस है, ठीक है। एल्वियोलाई 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 में भी O2 ज़्यादा होती है CO2 कम, क्योंकि देखो एल्वियोलाई में O2 ज़्यादा क्यों होती है? अभी जब
एटमॉस्फेयर में एयर ज़्यादा है, और जब मैं इसको डायरेक्ट एल्वियोलाई में पहुंचा रहा हूँ तो इसमें भी ज़्यादा होगी। ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, ये तो खुद ही कह रहा है लेस होगी, अगर यहाँ लेस है तो यहाँ मोर हो जाएगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मोर O2। टिश्यू में क्या होता है, CO2 ज़्यादा होती है, क्योंकि समझ रहे हो, टिश्यू थक ले काम वाम कर लेते हैं तो इसमें रेस्पिरेशन होकर CO2 ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे CO2 मोर लेस। ठीक है, चलो अब पहले चेक कर लेते हैं, मोर सही है, लेस मोर सही। अब हम इसे याद करने की कोशिश करेंगे। याद देखो, इसकी जो वैल्यू होती है वो 159 होती है, 0.3 होता है ना, वैसे 0.3, ये होता है 0.3। एल्विलियाई होता है 104 और 40। आपको बस ये याद रखना है, फिर आपको लिखना है 40, 95, 40, 45, 40, 45। वैसे ये सब वैल्यू पता हो, याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या याद करना है, आपको बस इसके पीछे का कॉन्सेप्ट याद करना है। कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ ज़्यादा होती है कहाँ नहीं। आप सपोज करो मैंने आपसे पूछ लिया भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 ज़्यादा होती है कम, आप बोलोगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 इन रिस्पेक्टिव ऑफ CO2 कम होगी और CO2 ज़्यादा होगी, बस बहुत है। अब आपकी वैल्यूज़ याद हो या ना हो, देखो याद होगी अच्छा है, बट द मेन पर्पस ऑफ स्टडिंग इज़ कि आप कौन सी चीज़ों को कम याद रखना, ऐसा अपना मटेरियल बना पाओ कि कम याद रखनी पड़े। अब आपने ये जब कॉन्सेप्ट सीख लिया ये मोर और लेस का, तो ऑटोमेटिकली अब आपको यहाँ पे अगर आपको एग्जैक्ट नहीं भी पता ना, तो आप वो क्वेश्चन बना लोगे, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। क्योंकि जब हम याद करते हैं ना, ये 45 40 45 और ये 40 95 40 बहुत कंफ्यूजिंग है, सच बता रहा हूँ मैं। इसलिए पहला कॉन्सेप्ट होना चाहिए मोर और लेस वाला। अब हम आगे बढ़ेंगे, ग्रेडियंट ऑफ O2। अब O2 कैसे ट्रांसफर होता है, सबसे पहले हम एल्वियोलाई में ले आते हैं, एल्वियोलाई से ब्लड में जाता है, ब्लड से टिश्यू में जाता है, ये O2 का ग्रेडियंट है, या फ्लो में कह सकता हूँ। CO2 टिश्यू से ब्लड, ब्लड से एल्वियोलाई, ये हमारा इसका CO2 का है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो CO2 ना मिक्स ज़्यादा अच्छे से होता है O2 के कंपैरिजन में, वो भी 20 to 25 टाइम्स है। ठीक है, सो जो CO2 का अमाउंट होता है ना डिफ्यूजन का है, पर क्या बोलते हैं डिफ्यूजन थ्रू मेम्ब्रेन पर यूनिट, वो ऑटोमेटिकली O2 से ज़्यादा होता है। ठीक है, और वो भी बहुत मच हायर, बिकॉज 20 to 25 टाइम्स हायर है उसकी सॉल्युबिलिटी और डिफ्यूजन पर यूनिट मेम्ब्रेन, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए कितने टाइम ज़्यादा है सॉल्युबिलिटी और पर यूनिट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो देखो, इसमें बहुत सारे टीचर्स आपको ना सीधा ये बता देंगे, याद कराने की कोशिश करेंगे, बट मैंने आपको क्या बोला है, वी विल ट्राई टू फिगर आउट थिंग्स। उसका पीछे कोई कॉन्सेप्ट सा देखेंगे, कैसे देखेंगे, क्या है क्या नहीं, फिर देखेंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की 3 लेयर है। 3 लेयर है जी, कौन सी 3 लेयर है, ये अभी आपका क्वेश्चन नहीं होना, क्वेश्चन होना चाहिए, पर अभी क्या है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में 3 लेयर है, क्वेश्चन आता है ये, और लेस देन 1 mm ऑफ थिकनेस होती है। ठीक है, और डिफ्यूजन हो कहाँ रहा है, एल्वियोलाई और टिश्यू के बीच में। सबसे पहले ये क्लास की स्टार्टिंग रिवीजन के बाद वो जो हमने फिल इन द ब्लैंक्स करे थे उसमें आपको पता है एल्वियोलाई और टिश्यू के बीच में डिफ्यूजन होता है, सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे बना लूँ, यहाँ देखो ये एल्वियोलाई समझ लो, ये एल्वियोलाई है, ये नीचे टिश्यू है काले वाला टिश्यू है, और इन दोनों के बीच में लाल है। 3 आपको इतना पता होना चाहिए भाई, 3 मेम्ब्रेन है। तो पहली तो एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन हो गई, एल्वियोलाई, अरे यार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एल्वियोलाई, राइट। पहले तो एल्वियोलाई हो गया, तीसरा हो गया टिश्यू, और बीच में हो गया इन दोनों के बीच की बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम देखेंगे एल्वियोलाई क्या होती है। एल्वियोलाई होता है थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, बिल्कुल याद क्या है, थिन स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, टिश्यू क्या है, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज।
एपिथीलियम मतलब आगे ऊपर वाली। यहाँ से आप देखोगे अगर मेरी आँख, कैसे बनाते थे फिजिक्स में आँख, कैसे बनाते थे ऐसे, अगर मेरी आँख ऐसे है, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, तो ये पहली लेयर आएगी एपिथीलियम ऑफ एल्वियोलाई, ये बाद की लेयर, तो ये एंडोथीलियम हो गई एल्वियोलर कैपिलरीज की। ठीक है, अब जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना बीच की, ये होती है सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल की। लो भाई, तीनों लेयर आपकी याद हो गई। कैसे भाई, कोई पूछेगा जो ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है ये कितनी लेयर की होती है, 3 की होती है साहब, हो गया ये तो फिर। अब कोई पूछेगा तीनों लेयर के नाम बताओ, याद नहीं करना है आपको, इस क्लास में आना है, रट्टा बहुत कम से कम, अब कहीं लगेगा तो उसमें तो कोई सेंस ही नहीं है। आप बोलोगे आँख देखोगे, आँख ऐसे एल्वियोलाई दिख रही है, ये एल्वियोलाई है, ऐसे ये एल्वियोलाई है, ये ऐसे गोल सा दिख रहा है, यहाँ पे ये ऐसे गोल सा दिख रहा है, तो भाई एल्वियोलाई दिख रही है हमें, एल्वियोलाई दिख रही है, तो ये तो भाई हो गई एपिथीलियम, स्क्वेमस एपिथीलियम ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, अब आप ऐसे देखोगे तो आप फिर देखोगे यार बीच में तो लाल लाल सा है, लाल लाल से को हम कह दिया बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर आपको दिखी एक लेयर काली वाली, वो कहोगे अरे ये तो एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज है, आ गया। अब कोई पूछेगा भाई बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन सी है, तो आप बोलोगे भाई बेसमेंट मेम्ब्रेन कुछ तोप नहीं है, क्या है, सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स है। ये बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, आपको याद हो गई तीनों लेयर। ठीक है, अब क्वेश्चन आ नहीं सकता पर ये पता होना चाहिए, आर्टरीज अगर कहीं भी लिखा होगा ये आर्टरीज फलाना आर्टरीज, ये आर्टरीज वो आर्टरीज, आपको पता होना चाहिए भाई आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन ऑफ CO2, याद है वो टेबल बनाई थी, बिल्कुल सही। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2 ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन ऑफ O2, बिल्कुल। पर कहीं लिखा आ जाए ना पल्मनरी वेन, पल्मनरी, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, और कहीं आ जाए पल्मनरी आर्टरी तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी, ये काइंड ऑफ एक एक्सेप्शन देख लो। और कहीं भी आर्टरीज और वेन्स लिखी हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ेंगे हम, पहले हम थोड़ा ओवरव्यू लेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं सेंटर्स के बारे में, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, फिर हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, और ये आपका चैप्टर हो जाएगा एकदम ख़त्म। देखो भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, आपको पता है ब्लड इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 O2, हज़ारों बार पढ़ लिया अभी तक। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 कैसे होता है और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 दोनों अलग अलग पढ़ी। तो भाई जब ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 होता है ना, देखो कैसे याद करना, मैं आपको बताता हूँ कितने फैक्टर्स है। O2 दो है, तो मतलब दो तरीके से ये होता है, 97% RBC में और 3% प्लाज्मा में डिजॉल्व स्टेट, हो गया। ठीक है, अब देखो ऐसे लिख देता हूँ भाई, ये इंपॉर्टेंट है, कैसे, O2 दो है, 97% RBC, 3% डिजॉल्व स्टेट, हो गया भाई, इसमें तो कोई वो होना नहीं चाहिए। अब आता है CO2, CO2 मतलब ये तीन, मतलब इसके तीन फैक्टर्स, कैसे, पहला 20 से 25% होता है आरबीसी में, आरबीसी पहले लिखना क्योंकि हमने यहाँ पे आरबीसी लिखी है, तो एक फोटोग्राफिक मेमोरी के सामने हम सबसे पहले आरबीसी लिखे। फिर 70% होता है बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, तो जो बीच में 7% बचा वो होता है प्लाज्मा में। यहाँ पे सबसे पहले आरबीसी लिखी, यहाँ पे सबसे लास्ट में प्लाज्मा लिखा, आरबीसी प्लाज्मा 97.3, 20 से 25 7, और बीच में आ गया बाइकार्बोनेट, याद हो गया। अरे सॉरी भाई, बच गया, सॉरी भाई। अब कोई बोलेगा अरे यार O2 में आरबीसी में कितनी % ऑक्सीजन ट्रेवल होती है, आप बोलोगे O2 पहले हमने आरबीसी लिखा था 97% और 3%, क्वेश्चन हो गया। कितना सेकंड लगा, 5 सेकंड लगा। फिर कोई पूछेगा यार मेरे को बताओ CO2 में प्लाज्मा से कितनी होती है, अच्छा आप बोलोगे CO2, आप कैसे सोचोगे COO,
हम हमेशा आगे बात करते हैं आरबीसी की। आरबीसी यहाँ होती है 20 से 25, ठीक है। फिर लास्ट में होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा होते हैं यहाँ 7, बीच में क्या आ जाता है 70% ऑफ बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन हो गया। याद नहीं करना कि इसमें हाईलाइट मार रहे हाईलाइट मारना, यू हैव टू मेक थिंग्स लाइक कि वो खुद ही याद हो जाए ऑटोमेटिकली। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? सबसे पहले आरबीसी के थ्रू होता है, ये तो पता ही है। ब्लड के थ्रू होता है तो आरबीसी होती है ब्लड। ब्लड में होता है भाई हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। क्वेश्चन है, आता रहता है, हर बार आता है। और ये मैंने बता दिया, इन 4 में से 2 अल्फा होते हैं, 2 बीटा होते हैं, ठीक है। O2 कैसे बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से? रिवर्सिबल मैनर, बहुत इंपॉर्टेंट है। O2 कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर। रिवर्सिबल मैनर मैंने इतना स्ट्रॉन्ग करा है तो आपको पता होना चाहिए भाई कैसे बाइंड करता है जी रिवर्सिबल मैनर से, टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू PO2, कि भाई O2 हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा तो प्राइमरी रीजन उसका रिलेटेड है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 से। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा है तो फटाक से कर लेगा, थोड़ा सा कम है तो नहीं करेगा, हो सकता है CO2 बाइंड कर ले हीमोग्लोबिन से, आगे पढ़ेंगे। और ये तो प्राइमरी फैक्टर। अदर फैक्टर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन, और टेम्परेचर। अब जब आप एक ग्राफ प्लॉट करोगे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन का और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का, तो ये आ जाएगा एक सिग्मॉइड ग्राफ या सिग्मॉइड कर्व, जिसे कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इतना है होप आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे। 2 चीज़ है भाई यहाँ पे, एक एल्वियोलाई है और टिश्यू है, बीच में ब्लड है ही, ठीक है। बस ऐसे रखना है। मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंस, क्या एनवायरनमेंट होता है एक एल्वियोलाई में और क्या एनवायरनमेंट डिफरेंस होता है एक टिश्यू में। ऐसे रख लेंगे। अबे पर मैं ऐसे हाथ रखूँगा तो नहीं, छोड़ो। एल्वियोलाई हाई PO2 होता है एल्वियोलाई में। कैसे याद होना चाहिए यार? एल्वियोलाई में ना हम बाहर की हवा अंदर ले रहे हैं, बाहर की हवा में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तो अंदर एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। याद नहीं रखना, खुद ही हो गया। लो PCO2 होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट होता है, एक ज़्यादा तो दूसरा कम, ये दोनों हो गया। अब टेम्परेचर कम होता है भाई एल्वियोलाई में, और हाइड्रोजन आयन कम होते हैं। 3 चीज़ है, 4 चीज़ है। हाई O2 है और सब कम है, कम CO2, कम टेम्परेचर, कम हाइड्रोजन आयन। एल्वियोलाई का आपने भांडा फोड़ दिया। अब ये सारी कंडीशन फेवरेबल है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये सारी फेवरेबल कंडीशन। अब टिश्यू में हाई PCO2 होता है भाई। टिश्यू में क्या CO2 ज़्यादा है तो CO2 ज़्यादा है तो उसका प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है, हाई। अब वो ज़्यादा है तो एक कम है, तो क्या कम है? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। हाई हाइड्रोजनियम आयन और हाई टेम्परेचर, तो मतलब यहाँ सिर्फ एक चीज़ लो है, यहाँ पे ये आउटलायर है, यहाँ पे ये आउटलायर। आई होप दिस। अब ये सारी कंडीशन फेवरेबल है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से टूट जाए। तो क्या होता है ना, एल्वियोलाई में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, टिश्यू में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से O2 निकल जाता है तो O2 टिश्यू में रह जाता है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो जाती है तो ये कार्बोअमीनो हीमोग्लोबिन बन जाती है। सिंपल सा है, मतलब बहुत ईजी है। कैसे? O2 में ऑक्सीजन ज़्यादा है, O2 में एल्वियोलाई में PCO2 ज़्यादा है तो ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है और सब चीज़ कम है तो ब्लड में क्या होती है? आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बन जाता है, जुड़ जाता है, मिला के बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। फिर वो ट्रैवल करते पहुँचते हैं टिश्यू पे। टिश्यू में अब सारा CO2 ज़्यादा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन टूट जाता है, वो टिश्यू को मिल जाता है। भाई टिश्यू बोलता है ऑक्सीजन मिल गई। अब टिश्यू में CO2 ज़्यादा है, अब CO2 से जो CO2 है वो हीमोग्लोबिन का जो पार्ट बचा उसमें बढ़ जाता है, बन जाता है कार्बो हीमोग्लोबिन। सिंपल है। अब
जैसे मैंने बताया था, ऑक्सीजन गेट बाउंड्स टू हीमोग्लोबिन इन लंग सरफेस एल्वेलाई और गेट डिसोसिएट। यही अभी मैंने आपको हिंदी स्पष्ट शब्दों में समझाया। आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। अब हर 100 ग्राम 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यू में तो जा रहा है ना। अब जैसे ये देख लो, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हमने याद आया, CO2 आरबीसी से 20 से 25% होता है, प्लाज्मा से 7 होता है और O2 से 70 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बड़ी बात क्या है, एक आउटलायर दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये देखो, इसने बोला बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन प्राइमरी रिलेटेड है PO2 के। तो ऐसे आपको लगता होगा कि बाइंडिंग ऑफ CO2 PCO2 से होना चाहिए, पर नहीं। यहाँ भी क्या है, PO2 इज द मेजर फैक्टर जो CO2 और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग में को वो करता है। समझ गए? अब देखो, यही मैंने आपको समझाया था कि PCO2 हाई होता है टिश्यू से, CO2 हीमोग्लोबिन से बाइंड करके कार्बोहोमियन इम्यूनोग्लोबिन बना देता है और फिर एल्वेलाई में जाते हैं, वहाँ PCO2। तो ये ऑक्सीजन, ये हम पढ़ चुके हैं, अभी इस हिंदी साफ स्पष्टों में बताया है, ये बस उसका वो है। अब देखो, अब मैंने आपको क्या बताया था, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एंजाइम होता है। RBC होता है। RBC एज अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेस होता है आरबीसीज में। ठीक है, और उसका माइन्यूट क्वांटिटी होती है उसके प्लाज्मा में भी। तो क्या होता है ना, ये एक रिएक्शन है जो होती रहती है। CO2 से O2 बनता है, हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट, और ये रिएक्शन होती रहती है। ठीक है, ये अब देखो, चलो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज 4 ml ऑफ CO2 टू एल्वियोलाई। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। अब दो चीज आती है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। देखो क्या होता है कि अभी मैं बैठा हूं, मेरी नॉर्मल रेस्पिरेशन है, नॉर्मल होती है वही टाइडल वॉल्यूम वाली, 500 ml पर सेकेंड एयर ले रहा हूँ, एयर छोड़ रहा हूँ, सिंपल रेस्पिरेशन। अब मैं भागता हुआ आऊँ तो मैं कैसे सांस लूँगा, ऐसे। अब आपने तो बोला क्या भाई मैं भागता हुआ आया हूँ, मेरी सांस ऐसे लेने दो, नहीं, बॉडी की नीड है तो ये खुद अडेप्ट हो गया, खुद अडेप्ट हो गई। तो ये जो चीज़ है हम इसको कहते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, कि कौन करता है, हमारा न्यूरल सिस्टम। अब पढ़ेंगे कैसे। अ स्पेशलाइज सेंटर ऑफ मेड्यूलर रीजन में एक होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है इस रेगुलेशन। कौन रिस्पॉन्सिबल है, पहले तो डन बाय न्यूरल सिस्टम, और मेड्यूलर रीजन में एक स्पेशलाइज सेंटर होता है जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है इसके। पहली बात ये हो गई। अब दूसरी बात क्या है, अनदर सेंटर प्रेजेंट इन पॉन्स रीजन, पॉन्स PONS भाई, ऑफ ब्रेन, कॉल्ड न्यूमेटिक सेंटर, कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सिस्टम। समझ रहे हो, पॉन्स रीजन में जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है वो फंक्शन रेगुलेट करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का। न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस इंस्पिरेशन, कि जैसे देखो जब आप भाग के आते हो तो छोटी ब्रेथ हो जाती है, ठीक है, तो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर से न्यूरल सिग्नल्स आते हैं रेस्पिरेटरी रिदम को और बोलते हैं भाई ये बंदा भाग के आया है, इसकी ना छोटी सांसें कर दो। ऐसे होता है। अब देखो मैं थोड़ा आपको विस्तार में तो नहीं, अलग से बताता हूँ, थोड़ा दूसरा ले लेता हूँ, ये लेता हूँ। सपोज करो ये एक मेड्यूलर रीजन है, नहीं ये हटा ही देता, रुको, रेनबो। सपोज करो ये मेड्यूलर रीजन है, ठीक है, और ये पॉन्स रीजन है। सपोज करने के लिए डायग्राम बनाया बस, वो मत समझना। सिंगल कलर, तोतिया कलर लेता हूँ भाई, अरे तोतिया कलर, ठीक है। मेड्यूलर रीजन में कौन सा पहले बताया था कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल ऑफ रेगुलेशन, और पॉन्स रीजन में होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, रेगुलेट
रेगुलेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम से। अब मेड्यूलर रीजन में ही आप बोलोगे किसने बताया, समरी की लास्ट लाइन में पढ़ोगे तो पता चलेगा। जो ये कीमो सेंसिटिव एरिया होता है ये भी मेड्यूलर रीजन में होता है, एडजेसेंट टू रेस्पिरेटरी रिदम सिस्टम, जो कि हाईली सेंसिटिव होता है CO2 और H प्लस आयन से। तो जब भी CO2 और H प्लस आयन बढ़ते हैं ये रेस्पिरेटरी प्रोसेस अल्टर करता है और बोलता है कि भाई CO2 और H प्लस आयन को निकालो। ऐसे वर्क करता है सब चीज़। अब दो चार चीज़ें और होती है, रिसेप्टर एसोसिएटेड विद ऑर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरीज में भी ऐसे सारे क्या कहते हैं रिसेप्टर्स होते हैं जो CO2 चेंज और H प्लस आयन की चेंज को देख लेते हैं और नेसेसरी सिग्नल्स पहुंचा देते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। तो ये पूरे से आपका रेगुलेशन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कि ये एक लाइन, ये डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको लगता होगा ये सब रेगुलेशन में O2 इज़ द प्राइमरी रोल O2 का होता है, बट NCERT कहती है और लिखा हुआ है कि द रोल ऑफ O2 इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, एक सेकेंड मेरा फ़ोन बज रहा है।